नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ ओल्ड एंड यूज मशीनरी कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस। अब नई मशीन तो हर कोई क्लियर करा लेता है जो बाहर से इंपोर्ट होकर के आती है, लेकिन जब पुरानी मशीन आ जाती है, ओल्ड एंड यूज मशीनरी आ जाती है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या दिक्कतें आती हैं कस्टम में उसमें, और उसको क्लियर कराने में जो हर्डल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुरानी मशीन जिन्होंने कभी क्लियर कराई नहीं होती, यहाँ मंगा लेते हैं और फिर उसको फंसा करके बैठ जाते हैं। तो वीडियो उन्हीं लोगों की सहूलियत के लिए है, उन्हीं को गाइडेंस देने के लिए है कि इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस कैसे कराया जाता है पुरानी ओल्ड एंड यूज़ मशीनरी का, जो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट होती है। मोस्टली चाइना, ताइवान से ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो ओल्ड और यूज़ मशीनरी को वैसे ही डंप कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये थोड़ी जो एशियन कंट्रीज़ हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको शौक़ होता है पुरानी चीज़ को थोड़ा नया करके बेचने का, कि हाँ इंडिया में तो बिक जाएगा, इस पर इस्तेमाल हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो यही टॉपिक है। जनरली दोस्तों, जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं कस्टम में, आइस गेट में, तो हम नॉर्मल वाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। इसमें भी वाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, लेकिन इसमें फाइलिंग के टाइम पे वहाँ एक ऑप्शन आती है सॉफ्टवेयर में जहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट चेक। तो हम इसमें फ़र्स्ट चेक को येस करते हैं। फर्स्ट चेक मीन्स कि नॉर्मल गुड्स में तो पहले एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट होती है, फिर आउट ऑफ चार्ज होता है और वो गुड्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसमें पहले एग्ज़ाम होता है और उसके बाद असेसेबल वैल्यू इसकी काउंट होती है। सेकंड चेक में उल्टा होता है। सेकंड चेक में पहले असेसमेंट होता है, फिर एग्ज़ामिनेशन होता है। लेकिन फर्स्ट चेक में क्या होता है कि पहले तो इंस्पेक्टर चेक करेगा इसको, एग्ज़ामिनेशन ऑफिसर, उसके बाद असेसमेंट ऑफिसर इसकी असेसमेंट वैल्यू असेस करेगा पेपर की, कि इसकी क्या वैल्यू है गुड्स की। उसके बाद इसका फाइनल असेसमेंट होगा, फिर ड्यूटी पेमेंट होगी। तो पहले इसका एग्ज़ाम किया जाता है, क्योंकि ये अननोन गुड्स होते हैं, इनको देखा नहीं होता, तो वैल्यू इसकी हम कैसे तय कर लेंगे। तो इसमें कमर्शियल इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर करी होती है इंपोर्टर ने, अब बिल ऑफ एंट्री फाइल होने के बाद जब आपके गुड्स यार्ड में आ जाते हैं, आई मीन टू से दैट द गुड्स आर रेडी फॉर एग्ज़ामिनेशन, जब एग्ज़ामिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं गुड्स, तो देन यू नीड टू कॉल ए चार्टर्ड इंजीनियर। दैट इज़ द प्रॉपर पर्सन who can declare the value of machine accurately, क्योंकि कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे वाली बात होती है। तो वही एक ऐसा बंदा होता है कि जो आपकी मशीन की एक्चुअल वैल्यू लगा सकता है। अब कस्टम में एक नोटिफिकेशन भी निकाला गया है कि जिसमें उन्होंने 4-5 इंजीनियर ऑथराइज़ कर रखे हैं, चार्टर्ड इंजीनियर, कि आप इनसे करवा लीजिए एग्ज़ाम, हमें इन पे विश्वास है कि ये वैल्यू ठीक लगाते हैं मशीन की। उसमें 2-3 है, एक कोई CR पार्क में रहते हैं, कोई क्रिएटर कैलाश में रहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन में। 2-3 नाम दे रखे हैं 4-5 लोगों के उसमें। तो उनको आप कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनके अवेलेबिलिटी की, वो अवेलेबल हैं, आ सकते हैं एग्ज़ाम करने के लिए। वो जनरली आ ही जाते हैं। वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, 5 से 7 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस होती है जो वो चार्ज करते हैं। व्हेन यू ओपन द गुड्स फॉर एग्ज़ामिनेशन, you can call them. They come over there personally and examine the goods and declare the value of goods. तो उसमें आपको चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना है, वो आप चार्टर्ड इंजीनियर उसमें क्या करते हैं आकर के, वो उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन करते हैं अपने सर्टिफिकेट में, जो चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट होता है, कि ये मशीन बनी कौन से ईयर में है, सबसे पहली चीज़। ठीक है। सेकंड, उसमें वो उसका मेंशन करते हैं मॉडल नंबर, अगर दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो लिख देते हैं कि नहीं दे रखा। फिर टाइप, किस टाइप की मशीनरी है, यूज़ ऑफ दिस मशीनरी, ये इस मशीनरी का यूज़ क्या है। ये मशीनरी अपना क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी के लिए आ रही है, या किसी टेक्सटाइल यूनिट के लिए जा रही है, या इस पर कोई और काम होता है, कोई टैंडरी की मशीन है, या किसी और तरह का इस पर रॉ मटेरियल को डाला जाता है, फाइनल गुड्स बना करके निकालती है। तो क्या इसका यूज़ क्या है। ठीक है। फिर उसमें
वो मशीन की रिमेनिंग लाइफ बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल लाइफ। इसकी कितनी लाइफ अभी बची है, ये है भी है या कूड़ा मंगा लिया इन्होंने बिल्कुल ही, इस पर कुछ वैल्यू इसकी बनती भी है या बिल्कुल ही इस पर काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो रिमेनिंग लाइफ भी लिखते हैं मशीन की कि यहाँ जी 5 साल अभी और काम करेगी या 10 साल और काम करेगी। और रिमेनिंग लाइफ भी उसमें डिक्लेयर करते हैं कि ये मशीन की एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ है, अभी और इतना ही चलेगी और इस ईयर में बनी थी, इस पर इतना काम हुआ। फिर उसकी वो वैल्यू डिक्लेयर करेंगे जब ये नई थी, जब ये नई थी तब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और आज की डेट में इसकी कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू को वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है जी। अब चार्टर्ड इंजीनियर का रोल ओवर हो जाता है इसमें, वो अपने सारे कंटेंट्स अपने सर्टिफिकेट में मेंशन करके, अपना साइन करके, स्टैम्प करके, वो CHA को या CHA रिप्रेजेंटेटिव जो पोर्ट ऑपरेशन ऑफिसर होता है उसको अपना सर्टिफिकेट वो हैंड ओवर कर देते हैं, अपनी फ़ीस वो चार्ज कर लेते हैं। अब बारी आती है कस्टम इंस्पेक्टर की, एग्ज़ामिनेशन ऑफिसर की। उसमें जो कंटेंट होते हैं जो मेंशन करके गए होते हैं, वो एक तो एग्ज़ाम करते हैं मशीन का, इनवॉइस से, पैकिंग लिस्ट से टैली करते हैं उनको, और बाकी जो जो एग्ज़ामिनेशन ऑर्डर में जो ऑर्डर दे रखा होता है असेसमेंट ऑफिसर ने कि डेट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और रेजिडुअल लाइफ ऑफ मशीन, वो सब चीज़ें वो एज़ पर अटैच जी चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट बोल देते हैं कि इसमें चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट लगा है जी, उसमें पढ़ लेना आप। उसका नंबर वो डाल देते हैं उसमें कि ये सर्टिफिकेट आज इशू हुआ है और ये नंबर और उसका डेट है। अब आप में इसको करना क्या है कि इसके बाद ये पेपर आ जाता है स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं असेसमेंट ऑफिसर को, असेसमेंट ऑफिसर वहाँ पे DA के पास भेज देते हैं आपको, वहाँ एक कैलकुलेशन शीट लगाई जाती है इसमें कि चार्टर्ड इंजीनियर ने जो कंटेंट्स मेंशन करे होते हैं उसको उस नोट शीट पे उतारा जाता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके जो इंपोर्ट करते समय कमर्शियल इनवॉइस की जो वैल्यू है उससे थोड़ी ज़्यादा ही आनी चाहिए वैल्यू जो चार्टर्ड इंजीनियर ने डिक्लेयर करी हो, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। अगर उससे कम आती है कि ये तो इसने तो डिक्लेयर करी है तो इतने की ख़रीद के ला रहा है और उसने कम कर दी डिक्लेयर वैल्यू, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर कि भैया तू तो ला रहा है 5 रुपये की दिखा रहा है, वो इंजीनियर बोल गए तो 2 रुपये की है। तो अगर 5 से वो 7 रुपये डिक्लेयर करता है उसको, या 6 रुपये डिक्लेयर करता है या उसके आसपास डिक्लेयर करता है, तो ईज़िली क्लियर होने के चांसेस होते हैं उसके। अब वहाँ पे एक कैलकुलेशन शीट बनाई जाएगी असेसमेंट ऑफिसर की, फिर उसका फाइनल असेसमेंट होगा। फाइनल असेसमेंट के बाद वो डिप्टी कमिश्नर उसका असेसमेंट करेंगे ग्रुप के। फिर आपका ड्यूटी चालान आ जाएगा। ड्यूटी चालान यू हैव टू पे द ड्यूटी थ्रू ऑनलाइन इन आइस गेट। जब ड्यूटी जमा हो जाएगी बैंक के थ्रू, तब आप जाकर वहाँ पे उसका आउट ऑफ चार्ज वहाँ ले सकते हैं। तो यही प्रोसेस था ओल्ड एंड यूज मशीनरी को क्लियर कराने का कि ओल्ड एंड यूज मशीनरी कैसे क्लियर कराई जाती है। और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है चार्टर्ड इंजीनियर के द्वारा दी गई रिपोर्ट और चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट। और चार्टर्ड इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी लिस्ट में शामिल कर रखे हैं कस्टम ने 4-5, वो 5-7 हज़ार रुपये लेते हैं। वैसे सबसे महंगे जो है वो SGS के हैं, वो 20,000 चार्ज करते हैं, कोई 25,000 चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ सस्ते भी हैं। तो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको हायर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ इतने पैसों में हमारा काम हो जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर इम्पोर्टर और इम्पोर्टर इज़ रेडी टू पे द चार्जेस, सो देयर इज़ नो हैसल इन हायर चार्टर्ड इंजीनियर। तो आप उसमें महंगे चार्टर्ड इंजीनियर को भी हायर कर सकते हैं, और अगर आप वो कहता है कि नहीं सस्ते को करो, तो आप सस्ते को भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये नॉलेज मिली होगी कि इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस में यूज्ड एंड ओल्ड मशीनरी को कैसे क्लियर कराया जाता है और उसके लिए क्या कागज़ और प्रोसेस है। तो इससे आपको कुछ जानकारी गेन हुई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।